हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। देखो ये जो बुक है हमारी, इसमें सारे चैप्टर्स बड़े सीक्वेंस से दे रखे हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पहला चैप्टर हमने देखा था तब कोल्ड वॉर एरा वाला अगर चैप्टर नहीं देखा तो वो जरूर देखें, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। दूसरा द एंड ऑफ बायोपोलरिटी। फिर तीसरा चैप्टर था हमारा हेजेमनी ऑफ यूएस। उसके बाद फोर्थ चैप्टर आता है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर या न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो यहाँ तक जो सीक्वेंस चल रहा था इसके बारे में अगर मैं ब्रीफ में आपको बताऊं तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसके बाद वर्ल्ड में दो ही मेजर पावर्स हुआ करती थी, एक थी यूएसए और दूसरी थी यूएसएसआर। इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, एक वॉर स्टार्ट हो जाता है, इसका नाम दिया कोल्ड वॉर। ठीक है, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। अब ये कोल्ड वॉर चलता है 1945 से 1991 तक। कब तक चलता है? जब तक यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं होता, जब तक यूएसएसआर टूट नहीं जाता। तो आपको पता है 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और यूएसएसआर 15 रिपब्लिक्स में टूट जाता है, जिसमें सबसे बड़ा जो रिपब्लिक था, सबसे बड़ा जो स्टेट निकल के आता है दैट वाज रशिया। ठीक है, तो यूएसएसआर की जो पावर्स थी या यूएसएसआर की जो लीगेसी थी उसको आगे कौन बढ़ाता है? रशिया बढ़ाता है। और रशिया को आपको पता है परमानेंट सीट मिलती है किसमें? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको कमेंट करके बताना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम बताने हैं। ठीक है, अब जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया उसके बाद वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पावर बचती है दैट इज यूएसए। अब वर्ल्ड में एक दौर स्टार्ट हो जाएगा यूनिपोलर वर्ल्ड का, या हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में हेजेमनी स्टार्ट हो जाएगी। किसकी? यूएसए की। हेजेमनी मतलब दबदबा स्टार्ट हो जाएगा, दादागिरी स्टार्ट हो जाएगी यूएसए की। अब पूरे वर्ल्ड में दबदबा था, यूएसए का दबदबा चल रहा हर फील्ड में, चाहे मिलिट्री फील्ड ले लो, चाहे हार्ड पावर के रूप में ले लो, हार्ड पावर में मिलिट्री आ जाती है, सॉफ्ट पावर ले लो या कल्चरल पावर ले लो या फिर आप इकोनॉमिक पावर ले लो, हर फील्ड में किसका दबदबा? यूएसए का। फिर एक चैप्टर आता है आपका न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। यूएसए को काउंटर करने के लिए वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर नए नए सेंटर्स निकल के आते हैं, जिसमें दो तो आपने ऑर्गेनाइजेशन पढ़े होंगे, यूरोपियन यूनियन। पूरे यूरोप का एक यूनियन बनता है यूरोपियन यूनियन। कमेंट करके बताना है यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं आज की डेट में, आज की डेट में कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, अब एक हिंट मैं आपको दे देता हूं, उसमें से एक ब्रिटेन नाम का जो देश है वो बिल्कुल अलग हो चुका है एक प्रोसेस के थ्रू जिसका नाम है ब्रेक्जिट। ठीक है, तो यूरोप में यूएसए को काउंटर करने के लिए यूरोपियन यूनियन बन गया। फिर एशिया की बात करें तो पूरे के पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में साउथ ईस्ट एशिया में आपको एक ग्रुप देखने को मिलेगा, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये भी कमेंट करके बताना है आसियान कब बना था। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ सारे कमेंट करके बताने हैं। आसियान दूसरा सेंटर बन जाता है। फिर इसके बाद ये दो आपने दे रखे हैं, दो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं जो आपको पढ़ने, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएसए को चैलेंज करते हैं, यूएसए की हेजेमनी को चैलेंज करते हैं, मतलब नए सेंटर्स निकल के आते हैं। इसके बाद राइज ऑफ चाइना, आपने पढ़ा होगा चाइना का राइज होता है। चाइना आज की डेट में टक्कर दे रहा, खतरनाक तरीके से टक्कर दे रहा किसको? यूएसए को। अब तो मतलब ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर बहुत जल्दी मतलब चाइना टेक ओवर कर लेगा। किसको टेक ओवर कर लेगा? यूएसए को टेक ओवर कर लेगा। तो चाइना आज बहुत तेज गति से ग्रो कर रहा है, तो ये एक सेंटर निकल के आ गया किसके सामने? यूएसए के सामने। इंडिया भी बहुत तेज गति से ग्रो कर रहा है। तो अगर अपने रशिया में देखें, अपना जो एशिया देखें, एशिया में चाइना और इंडिया, इवन रशिया बहुत बड़े क्या हैं? मेजर प्लेयर्स हैं मतलब एशिया के। इसके अलावा आपने कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं जो आपको पता चलता है कि अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में आपने पढ़े होंगे, जैसे इजराइल के बारे में, जापान, साउथ कोरिया, ये कंट्री भी आपको दे रखे हैं। ठीक है, दे रखे नहीं दे रखे? अब यहाँ तक तो हमने पढ़ी थी वर्ल्ड की, मतलब वर्ल्ड पर फोकस था हमारा, कोल्ड वॉर, एंड ऑफ बायोपोलरिटी, फिर आपने यूएस की हेजेमनी, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ये चल रहा था हमारा। वर्ल्ड में घूम रहे थे हम, वर्ल्ड में पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। पिछले 50-100 सालों में जो भी हुआ था वो पढ़ा था। अब हम अपने खुद के रीजन पर फोकस करेंगे। खुद का रीजन का मतलब एशिया पर फोकस करेंगे। और एशिया में भी आपको पता है भारत कहाँ पर आता है? इंडिया आता है साउथ एशिया में। ठीक है, कहाँ पर आता है इंडिया? साउथ एशिया में आता है। और चैप्टर का नाम भी क्या है? कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, मतलब आधुनिक आजकल का जो साउथ एशिया उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वर्ल्ड में भ्रमण कर लिया, लेट्स कम टू आवर होम या आसपास की मतलब घटनाओं को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको बता दूं मैं साउथ एशिया क्या है, तो साउथ एशिया का आपको मैप याद होना चाहिए। तो देखो आई एम श्योर कि यहाँ पे आपको मोबाइल में दिख जाएगा। मैं एक मैप दिखा देता हूँ आपको ताकि पता रहे साउथ एशिया में क्या क्या आता है। ठीक है,
ये देखो, ये मैप आई थिंक दिख रहा होगा आपको। ये पूरा इंडिया है, इंडिया के ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, फिर यहाँ पे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। जब हम साउथ एशिया पढ़ते हैं तो इंडिया के मतलब पड़ोसी देश जितने भी हैं, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनको हम साउथ एशिया में पढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पे चाइना भी है, पर चाइना को इसमें साउथ एशिया में हम नहीं गिनते हैं। इधर म्यांमार है, म्यांमार आपको पता है आसियान का मेंबर है, उसको भी इसमें नहीं लेते हैं। इवन अफगानिस्तान को भी, अपनी जो चैप्टर पढ़ेंगे तो अफगानिस्तान को भी इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया या वेस्ट एशिया का पार्ट, वहाँ पर इसको स्टडी करते हैं। तो मेनली साउथ एशिया में हम जो पढ़ने वाले हैं कौन कौन से कंट्रीज हैं, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव। श्रीलंका और मालदीव ये दो देश ऐसे हैं जो आपके आइलैंड नेशन है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। बांग्लादेश आपको पता है, ध्यान रखना, ये बांग्लादेश जो था 1971 से पहले जो ये बांग्लादेश था ये हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान। ध्यान देना, जब देश का हमारा देश आज़ाद हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो पार्टीशन के टाइम पे दो पाकिस्तान थे। ये जो प्रेजेंट पाकिस्तान है इसको हम बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान, और ये वाला जो पाकिस्तान, ये बांग्लादेश जो है इसको हम बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। 1971 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तब जाके बांग्लादेश बना था। नेपाल, ये यहाँ पे नेपाल है, नेपाल में पहले मोनार्की वाला सिस्टम चलता था, आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, और फिर बाद में डायरेक्ट डेमोक्रेसी आ गई। और इधर भूटान, भूटान में भी आपको पता है पहले किंग का सिस्टम था, अब यहाँ पर भी डेमोक्रेसी आ गई है। तो ये पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारा पूरा की पूरा फोकस है साउथ एशिया पर फोकस है। साउथ एशिया क्या है, अब साउथ एशिया में जो चैप्टर में इंट्रोडक्शन दे रखा है ना बेटा, उस इंट्रोडक्शन को हम पढ़ेंगे। बाकी पहली बात, अगर कोई पूछे कि साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो अभी मैंने आपको दिखा दिया था। नंबर 1 इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, सबकी कहानी पढ़ेंगे बड़े डिटेल में। यहाँ पे कुछ तो कंट्रीज कैसे हैं, बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं, और कुछ कंट्रीज आपको पता है बड़े कंट्रीज हैं। तो इनमें सबसे जो ज़्यादा पावरफुल है आपको पता है इंडिया है, ठीक है, डेफिनेटली इंडिया ही पावरफुल है। और आसपास के कंट्रीज में इंडिया को, मतलब इंडिया एक प्रकार से बिग ब्रदर का रोल प्ले करता है, और ये कंट्रीज की शिकायत भी रहती है कि हाँ इंडिया जो है बिग ब्रदर की तरह मतलब हमें मतलब ट्रीट करता है, ठीक है। हालांकि इनका ये भी मानना है कि इंडिया कई बार अति कर देता है, खैर वो एक अलग बात है। अच्छा, ये तो जो दो देश हैं बेटा, इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, ये हैं बेटा न्यूक्लियर स्टेट। कैसे स्टेट हैं, न्यूक्लियर स्टेट है। आपको पता है भारत ने, इंडिया ने 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 में, दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में। परमाणु मूवी देख लेना अगर देखनी हो तो। और उस 1998 में जैसे ही हमने किया तो फिर पाकिस्तान ने भी क्या कर दिया, न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि साउथ एशिया में दो देश ऐसे हैं जो कैसे हैं, न्यूक्लियर स्टेट हैं, जो आपस में धमकी देते रहते हैं कि हम मतलब परमाणु अटैक कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। प्लस ये कंट्रीज साथ के साथ आपको ढंग से याद होनी चाहिए। एक मैप बना लेना, एक वर्ल्ड का मैप लाना, या फिर मतलब इंडिया का मैप लाना, उसके आसपास के जो कंट्रीज हैं फिल कर लेना, उस पर लिख देना साउथ एशिया, ताकि पता रहे कौन कौन से कंट्रीज कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। तो 7 कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। बांग्लादेश की मैंने कहानी बेटा अभी बताई थोड़ी सी। बांग्लादेश कब बना था, 1971 में बना था, और ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये चैप्टर की शुरुआत है। बाकी एक एक करके इन सारे देशों के बारे में जो जितना भी चैप्टर में दे रखा, सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, मस्त तरीके से बोर्ड पर ही पढ़ाऊंगा। और ये शायद 12th क्लास का मेरा पहला वीडियो है बोर्ड पर, ठीक है, और बताना है आपको कैसा लगा। तो 7 कंट्रीज हो गए, ओके। तो साउथ एशिया में ये देश आते हैं। साउथ एशिया का मतलब क्या है, सदर्न रीजन ऑफ एशिया, मतलब जो एशिया का साउथ वाला जो हिस्सा है उसी को हम क्या बोलते हैं, साउथ एशिया बोलते हैं। अब देखो एशिया को हम कई भागों में बांट सकते हैं। ऊपर वाला है उसको नॉर्थ एशिया, बीच वाला है सेंट्रल एशिया, नीचे नीचे है उसको हम साउथ एशिया में ले सकते हैं। और आसियान आपने पढ़ा होगा, उसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आते हैं। ईस्ट एशिया चाइना, और चाइना आ जाएगा इसमें, इसके अलावा जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये ईस्ट एशिया में। फिर वेस्ट एशिया में आ जाएंगे कई सारे, अफगानिस्तान, ईरान और ये सऊदी अरब, इधर के साइड के जो कंट्रीज है वो किस में आ जाएंगे, वेस्ट एशिया में। ऊपर के कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया में आ जाएंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जो वाले कंट्रीज हैं। तो कुल मिला के हमारा जब भी साउथ एशिया वर्ड आए तो आपको ध्यान रखना है, साउथ एशिया मीन्स इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया किस में आता है, साउथ एशिया में आता है। ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में क्या होता है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं कि चीज़ें क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो चीज़ें आपको बिल्कुल पूरी तरह से क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो एशिया का जो साउथ वाला हिस्सा है उसको क्या बोल रहे हैं, साउथ एशिया बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अब कोई पूछेगा कि यहाँ पर भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या सर, हाँ, साउथ एशिया के देशों का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सार्क। सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बना था 1985 में। अब बेटा इतना ध्यान रखना,
ये जितने भी वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे आप सार्क के बारे में पढ़ो, चाहे यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ो, चाहे आप आसियान के बारे में पढ़ो, और एक तो नया और जुड़ गया आपका ब्रिक्स में 5 देश आते हैं। कमेंट करके बताना है कौन कौन से 5 देश आते हैं। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का पर्पज़ क्या होता है, ताकि जितने भी कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है उनमें पॉलिटिकल कोऑपरेशन हो सके, मिलिट्री कोऑपरेशन हो सके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सके, टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो सके, नॉलेज शेयरिंग हो सके, ट्रेड कर सके, आपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर सकें, कल्चरल एक्सचेंज कर सकें। तो इनका ये पर्पज़ होता है कि ताकि सारे कंट्रीज जो भी हैं आपस में मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प कर सके, एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकें, जो मदद कर सकते हैं, जिस कंट्री के पास ज़्यादा चीज़ अवेलेबल है वो दूसरे को दे सकें। ठीक है, तो कोऑपरेट करने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे की ग्रोथ करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, साउथ एशिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है सार्क। कब बना था? 1985 में। फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्लियर है? कंट्रीज हो गए, तो साउथ सदर्न रीजन में आता है एशिया। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है। एक बार अगर देखें साउथ एशिया में मोटे मोटे तौर पर देखें तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो साउथ एशिया में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 रिसोर्स शेयरिंग की प्रॉब्लम है। रिसोर्स मतलब जो संसाधन होते हैं। कमेंट करके ये भी बताने व्हाट इज रिसोर्स। चलो इसको मैं बता देता हूँ। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स एक ऐसी चीज़ होती है या कोई भी चीज़ जो हमारे काम आए, कोई भी चीज़ जो हमारे काम आए। एनीथिंग विच सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। क्लास 12 का तुम बचपन से रिसोर्स ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो एनीथिंग विच सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। ये मार्कर मेरे काम आ रहा है, पढ़ाने के काम आ रहा है, तो ये क्या है? रिसोर्स है। मैं खुद ह्यूमन रिसोर्स हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ाने के काम आ रहा हूँ। तो एवरीथिंग विच सेटिस्फाइड द ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। अगर कोई चीज़ हमारे काम की नहीं है, हो सकता है हमारे लिए रिसोर्स ना हो, पर किसी दूसरे के लिए वो काम क्यों, तो उसके लिए वो रिसोर्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रिसोर्स शेयरिंग को लेके लड़ाई चलती रहती है। बॉर्डर डिस्प्यूट है, आपको पता है बॉर्डर डिस्प्यूट। इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट पाकिस्तान के साथ है, इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट नेपाल के साथ है, इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट इनके बांग्लादेश के साथ भी था, उसको सेटल डाउन कर लिया है। ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट है। कई कंट्रीज में आपस में क्या है? बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। इवन इनमें से कई सारे कंट्रीज के बॉर्डर डिस्प्यूट है किसके साथ? चाइना के साथ, है कि नहीं है? चाइना के साथ। हमने चाइना के साथ लड़ाई भी लड़ी है 1962 में। बॉर्डर की वजह से तो लड़ाई हुई थी हमारी इंडिया और चाइना की। ऑल्दो वी लॉस्ट दैट वॉर, हम हार गए थे उसको। ठीक है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट एक समस्या है। वाटर शेयरिंग, पानी को शेयर करने के लिए समस्या है। पानी वाटर शेयरिंग के ऊपर समस्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस रिवर के पानी को शेयर करने के लिए। इवन बांग्लादेश और इंडिया के बीच में वाटर शेयरिंग को लेकर मतलब डिस्प्यूट है। तो इनमें वाटर शेयरिंग की समस्या, मेन चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या समस्या है। टेररिज्म, आपको पता है, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, ये तो इसी चीज़ पर जीता है, टेररिज्म। तो आतंकवाद की समस्या है। एथनिक स्ट्राइफ का मतलब क्या है? यहाँ पर कई सारी एथनिसिटी ऐसी हैं जिनमें आपस में क्या चल रहा है, मतलब कई कंट्रीज में। जैसे अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में 2 एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। श्रीलंका में 2 एथनिक ग्रुप्स हैं, एक है सिन्हेला, एक तो है सिन्हेला कम्युनिटी और दूसरी मेन है तमिल कम्युनिटी। तो ये 2 ग्रुप हैं, एथनिक ग्रुप्स सिन्हेला और तमिल। एथनिक ग्रुप्स क्या होते हैं? एक मतलब सोशल मतलब एक प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा ग्रुप जिनका कल्चर एक जैसा हो। ऐसे ग्रुप्स, ऐसे लोग जिनका कल्चर कॉमन होता है, जिनकी लैंग्वेज कॉमन होती है, उनको हम, और जो मतलब फिजिकली आपको देखने को लगभग कैसे मिलेंगे, सेम मिलेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? एथनिक ग्रुप्स बोलते हैं। तो श्रीलंका में 2 एथनिक ग्रुप हैं, सिन्हेला और तमिल। सिन्हेला लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये सिन्हेला लोग जो हैं ये मेजोरिटी में, और ये तमिल्स पर क्या करते हैं? तमिल्स को ज़्यादा ऊपर नहीं आने देते हैं, जिसकी वजह से तमिल्स और सिन्हेला के बीच में लगातार क्या चलता रहता है? वॉर चलता रहता है। यहाँ पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन चलती रहती है, वो हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम। जो ये तमिल्स हैं, तमिल्स ने ग्रुप बनाया LTTE, और ये चाहते हैं कि यहाँ पर श्रीलंका में एक अलग से स्टेट बनाया जाए, और उसका नाम क्या होगा? तमिलीलम, मतलब तमिल्स के लिए एक अलग से स्टेट है। अब डेफिनेटली श्रीलंका ये नहीं चाहेगा, तो श्रीलंका के लिए LTTE क्या है? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। ठीक है, कई सारी मूवीज में आपने देखा होगा, LTTE का नाम सुना होगा। अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज आई है द फैमिली मैन, उसमें एक हीरो ने शायद उसके सामंता, तो वो इसी ग्रुप का मेंबर है, LTTE ग्रुप का मेंबर है। और इसी ग्रुप के मेंबर ने ही मरवाया था किसको? हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पॉइंट वाइज नहीं समझाने वाला हूँ, मैं आपको थोड़ा ब्रॉड व्यू समझाने वाला हूँ, एक ओवरव्यू समझाने वाला हूँ, ताकि माइंड में आपके में चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फटाक से चीज़ों को लिंक कर पाओ। ठीक है, टू द पॉइंट पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, टाइम लगेगा, बट चीज़ें आपके आई एम श्योर माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या चलता रहता है, एथनिक स्ट्राइप्स। इवन पाकिस्तान में देख लो, पाकिस्तान में आपको मुस्लिम्स के अलावा बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो माइनॉरिटी में, चाहे वो हिंदू हो चाहे सिख्स हो, आप अखबार में सुनते रहते होंगे। पाकिस्तान में जो मुस्लिम्स हैं बाकी कम्युनिटीज़ पर क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, बाकी कम्युनिटीज़ को ग्रो नहीं होने देते हैं, बाकी कम्युनिटीज़ को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करते हैं। हिंदुओं की संख्या बहुत कम रही है, मार रहे हैं, उनकी संख्या कम कर रहे हैं। तो ये मतलब डिस्प्यूट चलते रहते हैं। इंडिया में हालांकि ऐसी कंडीशन नहीं, इंडिया अपना बड़ा प्यारा देश है, सेक्युलर कंट्री है इंडिया, ठीक है, सभी धर्म के लोग यहाँ पर रह सकते हैं। खैर, और इंसर्जेंसी की समस्या, इंसर्जेंसी में यही सारी चीज़ आ जाएंगी, जैसे माओइस्ट अटैक करवा देते हैं कई बार। इंडिया में आपने देखा हो कई सारे एरिया जो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं, छत्तीसगढ़, यहाँ पर माओवादी अटैक करवाते रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी यहाँ पे चल रही हैं। इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम इंडिया में भी है, इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम श्रीलंका में भी है। श्रीलंका में ये ग्रुप इनको परेशान करता रहता है, कौन, LTTE परेशान करता रहता है। इवन हमारा पड़ोसी मुल्क म्यांमार में भी ये समस्या रहती है। तो इंसर्जेंसी मतलब यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो सरकार के खिलाफ लड़ते रहते हैं और इनको बाहर से कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। तो ये इंसर्जेंसी की समस्या है। तो ये हमने देखी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। फीचर्स अगर देखें साउथ एशिया के क्या क्या फीचर्स हैं, तो साउथ एशिया के नॉर्थ में मैंने अभी बताया था, इधर मतलब नॉर्थ में जाओगे तो नॉर्थ में आपको बहुत बड़ा माइटी हिमालय देखने को मिलेगा। नॉर्थ में क्या है, साउथ एशिया के में हिमालय है जो नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। नेचुरल बैरियर मतलब बाहर से आने से किसी को रोकता है। बहुत ऊंचा है हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है, कमेंट करके बतानी है आपको। साउथ में आपको देखने को मिलेगा बेटा इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। और इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के आधार पर रखा गया, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन में ही ये दो कंट्रीज हैं, कौन कौन से कंट्रीज हैं, मालदीव और श्रीलंका। ये दोनों की दोनों जो देश हैं ये आइलैंड कंट्रीज हैं, और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, इंडियन ओशन में देखने को मिलेंगे। ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल। ईस्ट में क्या देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल। तो अगर मैं हल्का सा यहाँ पर एक मैप बनाने की कोशिश करूँ, देखो ये मैप बना दिया मैंने हल्का सा। तो आपको यहाँ पे नॉर्थ में क्या देखने को मिलेगा, हिमालय देखने को मिलेगा, ठीक है। और साउथ में क्या देखने को मिलेगा बेटा, इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ईस्ट में क्या देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल। और वेस्ट में क्या देखने को मिलेगा, अरेबियन सी देखने को मिलेगा। बाकी पड़ोसी देश आपको पता ही है, यहाँ पर अपना ही है भाई पाकिस्तान, और यहाँ पर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये हमारे क्या है, पड़ोसी देश। और ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी। यहाँ के लोग, अब बेटा यहाँ के जितने भी लोग हैं ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट हो, अब देखो गवर्नमेंट के कई सारे फॉर्म होते हैं, मोनार्की होती है, डिक्टेटरशिप होती है, मिलिट्री रूल होता है, वो भी एक काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप है। यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यार हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे कई कंट्रीज ऐसे हैं, जिसमें पाकिस्तान आप देखो तो पाकिस्तान में कभी मिलिट्री रूल करती है, कभी मतलब सिविलियन गवर्नमेंट रूल करती है, मतलब नॉर्मल, फिर मिलिट्री सिविलियन। आज भी पाकिस्तान में मिलिट्री का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इस साउथ एशिया के जो मतलब लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट हो ना वो कैसी हो, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेसी हो, गरीब हो अमीर हो सभी तरह के लोगों का क्या मानना है, अगर हमें यहाँ पे पीस इस्टेब्लिश करना है तो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सभी देशों का मानना है। और इवन पहले जैसे मान लो नेपाल और भूटान की अगर बात करें तो यहाँ पे मोनार्की वाला सिस्टम चलता था, यहाँ पर भी लोगों ने प्रोटेस्ट कर करके यहाँ पर भी क्या आ गई है, डेमोक्रेसी आ गई है, ठीक है, ओके। और सभी कंट्रीज किसको सपोर्ट करते हैं, सभी कंट्रीज सपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब हम देखेंगे वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम्स इन साउथ एशिया, एक ओवरव्यू लेंगे। साउथ एशिया जो मैंने बताया ये पूरा की पूरा जो साउथ एशिया है, यहाँ पर जितने भी कंट्रीज हैं इन कंट्रीज में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में एक आइडिया लेंगे। जस्ट इंट्रोडक्शन बुक में दे रखा है, वही चीज़ मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। इसके बाद पर्टिकुलर कंट्री वाइज हम देखेंगे, जैसे पाकिस्तान देखेंगे, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मिलिट्री रूल के बारे में समझेंगे, बांग्लादेश के बारे में, वो डिटेल में एक एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू टेक ए ओवरव्यू ऑफ दिस साउथ एशियन कंट्रीज, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ किसको स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले भूटान की बात करते हैं। तो भूटान आपको पता ही है, ठीक है। तो भूटान 2008 तक भूटान की अगर बात करें तो भूटान हुआ करता था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, मतलब 2008 में, ध्यान रखना, भूटान ने क्या ले लिया यहाँ पे, कौन सी गवर्नमेंट अपना ली, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का आपने एक एग्जांपल और सुना होगा, ब्रिटेन, क्या सुना है, ब्रिटेन सुना होगा आपने। तो भूटान बन जाता है 2008 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ब्रिटेन में भी आपको देखने को मिला है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट होगा वो मोनार्क होगा, मोनार्क मतलब किंग, हेड ऑफ द स्टेट।
और फिर उसके नीचे होगी चुनी हुई सरकार। मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ देखने को मिलता है, डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट भी होती है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, एज वेल एज यहाँ पे मोनार्क भी होता है, मगर मोनार्क की पावर जो होती है वो बड़ी कम होती हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना 2008 में 2008 में भूटान क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। मतलब जहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट, किंग कौन है, किंग है यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट का मतलब पॉलिटिकल साइंस में ध्यान रखना कंट्री, तो उस कंट्री का हेड कौन है, किंग है। मगर यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव पावर है सारी की सारी वो किसके हाथ में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो ध्यान रखना भूटान में प्राइम मिनिस्टर भी है और भूटान में किंग भी है। तो जहाँ पर आपको प्राइम मिनिस्टर और किंग वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिले, समझ लो वहाँ पर किस टाइप की गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसका एग्जाम्पल ब्रिटेन है। ब्रिटेन में भी आपको देखने को मिलेगा वो क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ, और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी रहता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टाइप की यहाँ पे गवर्नमेंट है। यहाँ पे सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है भूटान। यहाँ पर भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं। दूसरा कंट्री अपना इंडिया और श्रीलंका की यहाँ बात बताई जा रही है। तो देखो इंडिया में आपको पता है, आपने फर्स्ट बुक पढ़ी होगी, इंडिया जब से आज़ाद हुआ है 1947 के बाद, हमारे यहाँ पर कभी तख्ता पलट नहीं हुआ है। तख्ता पलट को हम बोलते हैं मिलिट्री कू। यहाँ पे दे रखा है मिलिट्री कू, ये कूप नहीं पढ़ते, इसको ध्यान देना, कू पढ़ते हैं, मिलिट्री कू। मिलिट्री कू का मतलब है तख्ता पलट। ठीक है, तो इंडिया में आज तक मिलिट्री कू नहीं हुआ है। मिलिट्री कू में क्या होता है, जो मिलिट्री वाले होते हैं वो जो भी गवर्नमेंट है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, उसको हटा देते हैं और खुद पावर कंट्रोल में कर लेते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल दूं तो म्यांमार, अपना पड़ोसी देश है म्यांमार में क्या हुआ अभी इसी साल, म्यांमार में वहाँ पे जो मिलिट्री है उसने आंग सान सू की, एक लेडीज है आंग सान सू की, उसकी जो पार्टी थी, उसकी जो गवर्नमेंट थी वो चुनने वाली थी, गवर्नमेंट बनने वाली थी, इलेक्शन हो गए थे, उसको हटा के और खुद को मतलब पावर में ले लिया, मतलब खुद पावर में आ गई है। और इवन वहाँ पे अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आपने देखा होगा, न्यूज में आता होगा कि म्यांमार में डेमोक्रेसी रिवाइव करने के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं। म्यांमार में अभी मिलिट्री रूल चल रहा है, तो उन्होंने, मिलिट्री ने क्या कर दिया, मिलिट्री कू कर दिया। मिलिट्री कू मतलब अपनी पावर जो है कंट्री की किसके हाथ में ले ली, अपने हाथ में ले ली। तो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा जब से हम आज़ाद हुए थे सिंस 1947, और आज़ाद किससे हुए, अंग्रेजों से। जब से हम आज़ाद हुए तब से आज तक हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रन कर रही है। हमने बहुत सारी समस्याएं झेली। आपको पता है जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो हमारे सामने लाइन लगा के चैलेंजेस थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इंडिया में डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं करेगी, डेमोक्रेसी कुछ दिन तक ही चल पाएगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रन ए कंट्री लाइक इंडिया इन डेमोक्रेटिक फॉर्म। तो मतलब ऐसे लोग मतलब कमेंट कर रहे थे, बट हमने, हमारे लोगों ने और हमारे लीडर्स ने इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए रखा, और मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर ही हम इसको क्या करते आ रहे हैं, रन करते आ रहे हैं। ठीक है, तो जब से आज़ाद हुआ है तब से आज तक हमारे यहाँ पर एक ही गवर्नमेंट चल रही है, दैट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इवन श्रीलंका में भी आज़ाद होने के बाद श्रीलंका में भी सक्सेसफुली डेमोक्रेसी रन कर रही है। अब बात करते हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान। सोचो दोनों एक साथ आज़ाद हुए, पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है आज की डेट में, बहुत बुरी है। इंडिया एक बहुत अच्छी कंडीशन में, और पाकिस्तान इतनी बुरी हालत है, चाइना की वो डेट ट्रैप पॉलिसी में फंस चुका है। चाइना ने उसको इतना लोन दे दिया है कि अब मतलब ये उसको वापस रीपे नहीं कर पाएगा, तो चाइना के कंट्रोल में आ गया आज की डेट में। अगर देखा जाए तो दो कंट्रीज हैं, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, श्रीलंका और पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा हद तक चाइना ने इनको कंट्रोल कर रखा है। चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस चुके हैं, कर्जे वाली जो डिप्लोमेसी है उसमें फंस चुके हैं, आपको पता होगा। ठीक है, ओके। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में लगातार कभी सिविलियन गवर्नमेंट आती है, जैसे आज की डेट में इमरान खान की गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, ठीक है, और कभी मिलिट्री रूल आ जाता है, जैसे आपने नाम सुना होगा परवेज मुशर्रफ। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटा के पूरी की पूरी पावर अपने हाथ में ले ली थी। तो यहाँ पर लगातार यही चलता रहता है, कभी सिविलियन कभी मिलिट्री रूल। और आज भी जो मेन पावर है किसके हाथ में, पाकिस्तान में, मिलिट्री के हाथ में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। पोस्ट कोल्ड वार का मतलब क्या है, 1991 के बाद। कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया 1991 में, पोस्ट कोल्ड वॉर का मतलब है कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो सक्सेसिव गवर्नमेंट ने यहाँ पर रूल किया, मतलब एक के बाद एक दो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ समय तक बड़ा अच्छा सिस्टम चला के रखा। एक गवर्नमेंट थी बेनजीर भुट्टो की और एक थी नवाज शरीफ की, एक थी बेनजीर भुट्टो और एक थी नवाज शरीफ। ठीक है, इन दोनों की गवर्नमेंट ने बढ़िया मतलब काम किया था टिल 1999 तक। कब तक, 1999 तक मतलब बढ़िया काम किया था, और अच्छा मतलब डेमोक्रेसी चल रही थी यहाँ पर पाकिस्तान में, सिस्टम बढ़िया चल रहा था। फिर आपको पता है 1999 में हो जाता है कारगिल वॉर। कौन सा वॉर हो जाता है, कारगिल वॉर हो जाता है, और कारगिल वॉर में हमने बुरी तरह से हरा दिया किसको, पाकिस्तान को धूल चटा दी। बस फिर क्या, यहाँ पर एक मिलिट्री के जनरल थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, नाम सुना होगा, अभी भी जिंदा है।
जनरल परवेज मुशर्रफ ने फिर दोबारा से क्या कर दिया, मिलिट्री coup कर दिया और पावर कैप्चर कर ली, नवाज शरीफ को हटा दिया, पूरी पावर किसके हाथ में आ गई, अगेन मिलिट्री के हाथ में आ गई। बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे, बस इतना ध्यान रखना 1999 में क्या हो जाता है, मिलिट्री coup हो जाता है। क्यों हुआ था, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, और कारगिल वॉर किस किस के बीच में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें पाकिस्तान हार जाता है और इंडिया जीत जाता है। फिर आप देखोगे 2008 के बाद, सिंस 2008 यहाँ पर अच्छी तरह से सिविलियन गवर्नमेंट रूल कर रही है। कौन सी गवर्नमेंट रूल कर रही है, सिविलियन गवर्नमेंट रूल कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में सिविलियन गवर्नमेंट ने भी रूल किया है और मिलिट्री गवर्नमेंट ने भी रूल किया है। मगर अगर कोल्ड वॉर की बात करें तो यहाँ पर डेमोक्रेसी है। कोल्ड वॉर के बाद अगर देखें तो बांग्लादेश में क्या है, डेमोक्रेसी। आज की डेट में किसकी सरकार है बांग्लादेश में, आपको पता होना चाहिए, शेख हसीना, लेडीज का नाम क्या है, शेख हसीना, उसकी सरकार है। मालदीव की बात करें तो इंडिया के नीचे बिल्कुल यहाँ पे मालदीव है, ठीक है। लक्षद्वीप के अगर साउथ में जाओगे तो मालदीव मिलेगा। तो मालदीव कैसा देश है, एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। दूसरी बात 1968 तक ध्यान रखना, मालदीव में 1968 तक क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर सल्तनत रूल चलता था। कैसा रूल चलता था, सल्तनत रूल चलता था, वही मतलब दिल्ली सल्तनत वाला सिस्टम, सुल्तान वाला सिस्टम। तो 1968 सोचो, 1968 तक यहाँ पर सल्तनत वाला सिस्टम था। उसके बाद मालदीव बन जाता है रिपब्लिक कंट्री। कैसा कंट्री बन जाता है, रिपब्लिक। अब रिपब्लिक कंट्री क्या होता है, आपको पता है इंडिया क्या है, रिपब्लिक। रिपब्लिक कंट्री में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, अपने यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, वो होता है इलेक्टेड। बस ये पहचान है रिपब्लिक कंट्री की। रिपब्लिक कंट्री में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है दैट इज इलेक्टेड। और क्या कौन होता है हेड ऑफ द स्टेट, हमारे यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है और वो इलेक्टेड होता है और सारी पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स उसी के हाथ में होती हैं। जबकि ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट कौन है, मोनार्क। वो कैसा होता है, मोनार्क तो वो है, डायनेस्टी वाला सिस्टम चलता है एक के बाद एक। तो रिपब्लिक मतलब ये रिपब्लिक बन जाता है। यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कैसा होगा, इलेक्टेड होगा। और ये अपनाते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान रखना, कैसी गवर्नमेंट अपनाते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाते हैं। कौन अपनाते हैं, मालदीव का जो देश है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाता है। अब दो प्रकार की सरकार होती है, एक तो होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपने सुना होगा इंडिया में जो गवर्नमेंट है, इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर आपको प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं। और रियल पावर जो होती है किसके हाथ में होती है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है, ठीक है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था, ब्रिटेन से अडॉप्ट किया था। और दूसरी इसका अपोजिट कौन सी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर यूएसए की बात करें, अमेरिका में कौन सी गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जहां पे एग्जीक्यूटिव पावर्स या सारी की सारी पावर्स किसके हाथ में होती हैं, प्रेसिडेंट के हाथ में। बस इतना ध्यान रखना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो प्राइम मिनिस्टर पावरफुल रहता है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट पावरफुल रहता है। 2005 की बात करें मालदीव में, तो मालदीव ने इंट्रोड्यूस किया मल्टी पार्टी सिस्टम। बाकी पार्टीज को भी अलाउ किया कि आप भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और यहाँ पर एक डोमिनेंट पार्टी है, यहाँ की पॉलिटिक्स में एक ही पार्टी का दबदबा चलता है, उस पार्टी का नाम है द मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, MDP, द मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। ये जो है ये मेन पार्टी है और यहाँ की जो मालदीव की जो पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, यहाँ पर इनका डोमिनेंस रहता है। और ये जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसने 2018 का इलेक्शन जीत लिया। तो यहाँ पर हमने एक साउथ एशिया का ओवरव्यू लिया। बुक में ये सारी चीज़ें आपकी दे रखी हैं, तो मैंने इसको ओवरव्यू देने की कोशिश की है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट के लिए वक्त दे रहा हूँ। एंड आई एम श्योर चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी आपके जो विचार हैं वो आपको कमेंट करके बताने कि सर हाँ और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब तक हमारा सिस्टम आपको पता है PPT बेस्ड चल रहा था। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर थोड़ा बोर्ड पर भी पढ़ाइए, तो बोर्ड पर आ चुके हैं हम, ठीक है। आई एम श्योर इस चैप्टर को मैं पूरा आपको बोर्ड पर भी कराऊंगा, ठीक है। PPT वाला भी जारी रहेगा, उसका एक अलग ही मजा है, इसका एक अलग ही मजा है। हर चीज़ के अपने अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को पूरे को हम यहीं पर पढ़ेंगे। सो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।